तो भाई ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है? चेहरा भी नजर आ रहा है, आंख मुंह सब नजर आ रहा है ठीक से? चलिए। यस। तो भाई नए सेशन का स्टार्ट करते हुए गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टू एवरीबडी. I hope so. The session that we did previous year for class 11 2022-23 went very well और लोगों को चीजें कायदे से समझ में आई होंगी, तभी आज फिर से रिकनेक्ट कर रहे हैं. जो लोग आज ऑफलाइन नहीं आ पाए हैं, बैचेस के शेड्यूल्स बना दिए गए हैं, वो अगली क्लास से ऑफलाइन भी अटेंड कर सकते हैं. इफ एनीबडी वांट्स एनी टाइप ऑफ चेंज इन देयर टाइमिंग्स एंड ऑल, दैट कैन आल्सो बी मैनेज्ड. इस साल थोड़ा सा चेंज है बस कि लास्ट ईयर तक तो एवरी बैच यूज्ड टू हैड ऑनलाइन ऑफलाइन कंटेंट बोथ, पैरेलल क्लास चला करती थी. बट इस साल इसको थोड़ा सा और डिसिप्लिन्ड और थोड़ा सा सिंक्रोनाइज किया गया है. द ऑफलाइन बैचेस वुड रिमेन प्योर ऑफलाइन एंड द कंबाइंड पैरेलल बैचेस वुड रिमेन बोथ. तो कुछ बैचेस होंगे जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों साथ साथ चलेंगे, पैरेलली सिंक्रोनाइज्ड होंगे, और कुछ होंगे जो सिर्फ ऑनलाइन ही चलेंगे, कुछ होंगे जो सिर्फ ऑफलाइन ही चलेंगे. ओके, तो 3 स्ट्रेटजीज आर देयर: ओनली ऑफलाइन, ओनली ऑनलाइन एंड कंबाइंड. बाई चांस आपका किसी दिन कोई बैच किसी क्लास में छूट रहा है तो आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे आई कैन कनेक्ट, बट रिकॉर्डिंग आपको जो मिलेगी वो एक ही बैच की मिलेगी. गॉट इट क्लियर? तो एज यूजुअल जैसे 11th में डेली लेक्चर का रिकॉर्ड मिलता था, वैसे ही आपको भी मिल जाएगा. प्लेलिस्ट बनी रहेगी 2023-24 के नाम पे. पुराने भी वीडियोस ऑलरेडी ग्रुप पे पड़े हुए हैं, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, वो भी मिल जाएगा. पुराने भी यूट्यूब चैनल पे सारे वीडियोस हैं, आपको वो भी फ्री में एक्सेसिबल है. अपने दोस्तों यारों को, दूर दराज बैठे हुए लोगों को जो रेगुलरली क्लास नहीं कर सकते, उनको भी आप लिंक कर सकते हैं, नॉट एन इशू. ओके, एंड वीडियो आपको डेली बेसिस पे अवेलेबल रहेगा. स्टडी मटेरियल का सिस्टम जैसे 11th में था, जेरोक्स, फोटोकॉपी एंड ऑल ऑफ नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक, वो सब भी आपको मिलता रहेगा. तो लेट्स कंटिन्यू. तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी क्लास वर्क कॉपी ओपन कर लें, एक नई कॉपी ओपन कर लें बेसिकली, वेरी क्विकली. चलिए, तो लेट्स स्टार्ट. सो आई वांट एवरीबडी टू राइट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हेडिंग इन देयर कॉपीज. ये रिश्ता क्या कहलाता है? दैट इज क्लास 11th का कितना कॉम्पोजिशन आपको क्लास 12th में काम आएगा. तो स्टार्टिंग में तो अभी हम रिवीजन मोड में रहेंगे फॉर अ कपल ऑफ डेज, और उसके बाद वील स्टेप डाउन इनटू द शूज ऑफ क्लास 12 सिलेबस. सो आज हम ज्यादातर बातें विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट कॉल्ड अकाउंटेंसी करेंगे, उसके बाद थ्योरी सब्जेक्ट्स पे भी हम आएंगे. तो प्लीज राइट डाउन द हेडिंग: रिलेशनशिप ऑफ क्लास 11th with 12th. These 6 points we need to mention. The first point: complete understanding of all basic terms. जितना आपने बेसिक टर्म्स 11th में पढ़ा, इसकी बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए. इन्हीं सब चीजों पे हम एक हफ्ते काम करने वाले हैं. सेकंड, थरो नॉलेज ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस. थरो नॉलेज, वेजेस पे क्या मशीनरी के इंस्टॉलेशन पे तो एंट्री इज डिफरेंट, बट रेगुलर एम्प्लॉय को वेजेस पे किया द एंट्री इज डिफरेंट. सेम चीज अकाउंटेंसी में भी चलेगी, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट जो 11th में इकोनॉमिक्स से बताए थे वो उसमें काम आएंगे. फुल्ली प्रिपेयर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट. जरा सी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, बहुत कायदे से ये चैप्टर्स आपको आने चाहिए. सबसे धमाकेदार बात, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जैसा चैप्टर क्लास 12th में प्रैक्टिकली काम नहीं आता है, जरा भी काम नहीं आएगा. हाँ, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग में बड़ा भयंकर तरीके से ये काम आएगा, तो इसलिए आप इससे मुक्ति नहीं पाएंगे. अभी कुछ देर तक, कुछ साल तक ये कब्र में दफन है, ऊपर जीसस क्राइस्ट का लॉकेट लगा दिया गया है. साउंड नॉलेज ऑफ द चैप्टर कॉल्ड डेप्रिसिएशन. जर्नल एंट्री आपको आती है, आपको पता है एसेट कैसे रिड्यूस होती है, ये सब बातें जरूरी हैं. एंड चिल्ड्रन, एक्सपर्ट कमांड ऑन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. ये चैप्टर तो बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि क्लास 12th का पहला जो अकाउंटेंसी का चैप्टर है दैट इज पार्टनरशिप, उसी से 4 नंबर का क्वेश्चन आईएससी सीबीएसई में और 6 नंबर का क्वेश्चन आईएससी में आपको पूछा जाएगा. तो इसलिए आप इसमें जरा भी रिस्क नहीं ले सकते. तो जिस चैप्टर में भी पकड़ कमजोर है, वीडियोस आर देयर ऑन माय यूट्यूब चैनल, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, और नहीं तो हम रिवीजन भी करेंगे सुपर फास्ट स्पीड से. तो ये 6 पॉइंट्स एवरीबडी इज इंस्ट्रक्टेड टू राइट इन देयर कॉपीज वेरी क्विकली चिल्ड्रन, वेरी क्विकली. तो ये 6 पॉइंट्स कॉपी कर लीजिए. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देना सबको, ऑल दोज हु आर अटेंडिंग द क्लासेस इन ऑनलाइन मोड, आज जोड़ के विनम्र प्रार्थना है और ऑर्डर भी है,
मोबाइल से क्लास ना करें, नहीं तो आंख चली जाएगी। ईदर यूज अ लैपटॉप और अ पर्सनल कंप्यूटर और अ टैबलेट मोर देन 7 इंचेस, नहीं तो आपकी आंख खराब हो जाएगी पूरी तरह से 2 महीने के अंदर। तो जिन लोगों को भी ऑनलाइन क्लास करनी है, हमेशा कभी कभी व्हाट्सएवर इट इज, प्लीज यूज अ स्क्रीन मोर देन 7 इंचेस। समझ में आ गया? चलिए कॉपी कर लें 6 पॉइंट्स लोग फटाक से, और उसके बाद कॉपी करेंगे द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है, ये अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज सब में काम करेगा। 3 days a week lecture would be taken for accountancy 1.5 घंटे का, and 3 days for economics 1 घंटे का। Similarly for commerce and business studies also, but अभी 1 हफ्ते तो हम बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे अपने अकाउंटेंसी के। ओके, थ्योरी सब्जेक्ट्स पे हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे। संडे, एवरी संडे यू वुड हैव अ टेस्ट। दोज हु आर डूइंग द क्लासेस ऑनलाइन मोड, सिटी के बाहर हैं, उनका टेस्ट तो ऑनलाइन ही होगा। जो सिटी के अंदर है उनका टेस्ट कंपल्सरली ऑफलाइन मोड में ही होगा, वो ऑनलाइन मोड में नहीं होगा। नीदर दे विल बी अलाउड until unless कोई एक्सट्रीम इमरजेंसी अगर आ गई, पेरेंट्स विल हैव टू प्लेस अ पर्सनल रिक्वेस्ट, देन आई कैन कंसिडर डूइंग सो। बातें समझ में आ गई लोगों को? और उसके बाद आपको जो ऑफलाइन टेस्ट में बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, प्रिंटेड फोटोकॉपीड क्वेश्चन पेपर वुड बी हैंडेड ओवर टू एवरीबडी। लिखने के लिए पेपर कॉपी आपको अपने घर से लाना पड़ेगा। सोल्यूशन वुड बी रिलीज्ड प्रोबेबली वेरी सेम डे इन द इवनिंग ओनली। देन ये DST, कुछ लोगों को सुन के दस्त लग जाता है। दस्त का मतलब क्या होता है लोगों को पता है, डेली स्पीड टेस्ट। बैचेस अलग अलग है, तो पैरिटी मेंटेन करने के लिए इवनिंग में अराउंड 9 PM पे टेस्ट पेपर गूगल क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे फ्लोट होगा, और उस प्लेटफॉर्म पे डाउनलोडेबल होगा इन अकाउंटेंसी ऑल्सो, इन इकोनॉमिक्स ऑल्सो, इन थ्योरी सब्जेक्ट ऑल्सो। गॉट इट क्लियर? तो 3 days a week यू विल बी गेटिंग प्रॉब्ली द पेपर फॉर अकाउंटेंसी, और 3 दिन आपको इकोनॉमिक्स और कॉमर्स या बिजनेस स्टडीज का पेपर मिलेगा। सोल्यूशन आपको नेक्स्ट डे पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और ये पेपर बस इतना ही बड़ा होगा कि आपने जो हफ्ते भर का कॉन्सेप्ट या 1 महीने का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये बार बार ब्रश अप हो जाए। ओके, ताकि सिलेबस पाइल अप ना हो और आप चीजों को भूले ना। तो गूगल क्लासरूम लिंक लोगों के पास है, जिन बच्चों के पास नहीं है उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दिस वुड बी द टेस्टिंग एंड द क्लास वर्क पैटर्न। इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को भी लोग अपनी क्लास वर्क कॉपी में नोट डाउन कर लें क्विकली। तो अब हम बात करेंगे भाई अकाउंटेंसी का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। जनरली CBSE के केस में बिजनेस स्टडीज का और इकोनॉमिक्स का पैटर्न भी यही रहता है। ISC में थोड़ा सा थ्योरी सब्जेक्ट्स में डिफरेंट है, तो वो भी हम बात करेंगे। सो 100 मार्क्स का अकाउंटेंसी का पेपर एंड CBSE एंड ISC बोथ, जिसमें से 20 मार्क्स आर डिवोटेड फॉर प्रैक्टिकल और 80 मार्क्स का बोर्ड का एग्जाम होगा। 20 मार्क्स में CBSE का जो कॉम्पोजिशन है, इट इज 4 मार्क्स फाइल, 4 मार्क्स का वाइवा और 12 नंबर का रिटन टेस्ट होता है। बट ISC के केस में ये जो आपका एलिमेंट रिटन टेस्ट वाला है, ये खत्म हो जाता है। दैट इज रिटन टेस्ट का कोई भी प्रोविजन ISC में नहीं है। दे हैव अ 20 मार्क्स प्रैक्टिकल, 10 मार्क्स डिवोटेड फॉर वाइवा एंड 10 मार्क्स डिवोटेड फॉर फाइल। नंबर प्रैक्टिकली आपको मिलते हैं आपके 2 साल के चाल चलन पे। बहू अच्छी है तो सासू माँ का आशीर्वाद मिलेगा, नहीं अच्छी है तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा, इररिस्पेक्टिव शादी पे दहेज कितना लाई थी। ओके, तो टीचरों से बात व्यवहार थोड़ा ठीक रखना है स्कूलों में, ताकि आपको टीचर्स नंबर ठीक ठाक दे। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? एंड टोटली डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू गेट इन 80 मार्क्स। अगर टीचर को लग रहा है कि आप 80 में से 75, 74, 76 ले आओगे, तो वो आपको प्रैक्टिकल में 20 ऑन 20 के लिए कंसिडर करेगा। बट यहाँ पे ये 12 नंबर का रिटन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आपने रिटन में कोई गड़बड़ी कर दी, तो टीचर बेचारा चाह के भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। तो हर टीचर ये नंबर तो आपको दे देगा, ये 12 नंबर अगेन आपके ही हाथ में होते हैं। गॉट इट क्लियर? Whereas in case of ISC एग्जाम्स ये प्रॉब्लम थोड़ा नेग्लिजिबल है, क्योंकि वहां पे रिटन कुछ भी नहीं होता, वहां पूरे 20 नंबर टीचर के हाथ पे है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे टीचर के हाथ पे सिर्फ 8 नंबर है। 12 नंबर का रिटन टेस्ट आप अच्छा करेंगे तो यू विल गेट मार्क्स, एल्स यू विल गेट ठेंगा। 80 मार्क्स में अकाउंटेंसी में 20 मार्क्स का सेक्शन बी इन ISC एंड पार्ट बी इन CBSE which constitutes management accounting, और section A in ISC and part A in CBSE constitutes partnership and joint stock companies. इसमें टेस्टिंग लगभग 35 मार्क्स की पार्टनरशिप की होती है और 25 नंबर की टेस्टिंग जॉइंट स्टॉक कंपनीज की होती है, in which you will be having various type of questions
क्वेश्चंस में आपको मिलेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपको क्वेश्चंस जो मिलेंगे वो शॉर्ट आंसर भी मिलेंगे 3 और 4 मार्क्स के, एंड लॉन्ग आंसर 6 मार्क्स के। ये कोई थ्योरी लॉन्ग आंसर नहीं होता है, जैसे अपना 11th में फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन होता था लगभग वैसा। और थ्योरी सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में तो बड़े क्वेश्चन 1.5 से 2 पेज वाले आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे। सीबीएसई में 34 क्वेश्चन आते हैं, आईएससी में प्रिंटिंग 27 क्वेश्चन की होती है, बट होते वो भी 37 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 10 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, तो आप पूरे क्वेश्चन अगर काउंट कर लें तो आईएससी में लगभग 35 से 37 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, जो प्रिंटिंग ऑर्डर में 27 रहते हैं। एंड सीबीएसई में 34 पूरे प्रिंटेड होते हैं। सीबीएसई में आपको 3 नंबर 4 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। आईएससी में क्वेश्चन नंबर 14 के 2 पार्ट्स हो जाएंगे, एक 4 मार्क्स का, एक 6 मार्क्स का, या 3 पार्ट्स हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 में, एक 3 नंबर का, एक 4 नंबर का, एक 3 नंबर का। तो ओवरऑल पेपर 34 से 37 क्वेश्चन का आईएससी का भी होता है, 34 क्वेश्चन का सीबीएसई का भी होता है। तो ओवरऑल पेपर डिजाइनिंग का अपीयरेंस डिफरेंट है, तो आप ऑल्टो K10 बोल दीजिए या Hyundai की i10 बोल दीजिए, कॉन्फ़िगरेशन सेम है, सिर्फ देखने में फर्क है। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? तो अब हम थोड़ा सा सिलेबस की तरफ जरा बढ़ लेते हैं, हाउ द सिलेबस इज सीन। तो बिफोर वी स्टार्ट विद दिस चिल्ड्रन, बिफोर वी स्टार्ट विद दिस, एक आपको छोटा सा कोट मैं दिखाना चाहूंगा। दिस आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इन द ऑफलाइन ग्रुप आ जेन्युइन एडवाइस बाय अ वेरी ओल्ड स्टूडेंट। तो ये रीडिंग के लिए कंटेंट है आपके पास, लोगों के पास ये पीडीएफ है, इसका डिस्क्रिप्शन पे यूट्यूब वीडियो पे लिंक भी मैं डाल दूंगा, तो लोग डाउनलोड कर सकते हैं वहां से पढ़ने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज व्हाट दिस चाइल्ड हैज फोकस्ड इज ही प्रिजर्व्ड द नोट्स अंटिल टुडे। 11th 12th में जो पढ़ा वो सीए तक काम आया, जो आपने 6th में पढ़ा होगा हिस्ट्री में वो सिविल सर्विसेज में भी काम आएगा। तो पुरानी पढ़ाई कभी भी आगे काम नहीं आएगी ऐसा आपको सोचना नहीं है, तो यू हैव टू सी टू इट। सो ये सब तो रीडिंग मटेरियल है, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ के इंस्पायर भी हो सकते हैं, नथिंग ग्रेट टू फोकस ऑन दिस। ओके, तो हम इस पे उतना ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधे चलते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज नोट डाउन दीज 2 थिंग्स, कौन बनेगा लखपति और कौन बनेगा आधा लखपति। तो ये चीज नोट डाउन कर लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े फायदे की बात बता रहा हूँ। पहले ही दिन मैंने आपका पूरा फी रिफंड का इंतजाम कर दिया है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इस पूरे पीडीएफ का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, लोग वहां से डाउनलोड करके बहुत आराम से पढ़ भी सकते हैं। सो ये सब बातें तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पे समय ना बर्बाद करते हुए आगे चलते हैं। 2024 में आपका नाम भी यहाँ पे हो सकता है। सैंपल टेस्ट पेपर कैसा होता है लोगों को पता है, एक मैंने सैंपल यहाँ पे डाल दिया है। ये वो संडे वाला टेस्ट है, जरूरी नहीं कि पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद हम टेस्ट लेंगे। गॉट इट क्लियर? कभी 45 मिनट का टेस्ट होगा, कभी 1.5 घंटे का टेस्ट होगा, कभी 2 घंटे का होगा। इट डिपेंड्स कि कितना कंटेंट हमने एक हफ्ते में पढ़ लिया है। ओके, एंड ये रहेगा आपका स्पीड टेस्ट पेपर जो आपको लगभग डेली मिलेगा। और ये स्पीड टेस्ट जो स्टार्ट होंगे लगभग 15 अप्रैल से स्टार्ट होंगे, जब थोड़ा सा सब्सटेंस सिलेबस में पढ़ने लायक बन जाएगा। आई होप सो यहां तक की बातें लोगों को समझ में आ गई होंगी। देयर आफ्टर ये रीडिंग मटेरियल है, यू कैन गो थ्रू इट। ये है आपका अकाउंटेंसी का क्लास 12th का सीबीएसई और आईएससी का सिलेबस। सो सबसे पहला चैप्टर है पार्टनरशिप फंडामेंटल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये 2 चैप्टर्स आप बोल सकते हैं, एक फंडामेंटल और एक गुडविल, मैंने साथ में ऐड कर दिया है क्योंकि पुराने जमाने में एक साथ हुआ करता था, अब बच्चों को डराने के लिए ऑथर्स ने इसको 2 चैप्टर बना दिए हैं। फिर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहां पे आता है कि बच्चा फ्लॉप शो क्यों हो जाता है? फ्लॉप शो होने की 2 वजह है। पहली वजह, जो इंडक्शन क्लास में नहीं बैठते, जिनके अंदर पहले दिन इंजेक्शन नहीं लगता। तो अगर पोलियो की वैक्सीन 3 साल की उम्र में, 2 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में लग गई तो ठीक है, 15 साल की उम्र में वैक्सीन कुछ काम नहीं कर पाएगी। तब लोग चलते हैं इम्यूनिटी बूस्टर लेने के लिए। अब इम्यूनिटी बूस्टर लेने से कोई फायदा नहीं है, तो इसीलिए मैं सबको बोलता हूं भाई थ्रू आउट द सेशन क्या करना है पहले दिन से उसकी प्लानिंग कर लो। तो अगर आपने इंडक्शन क्लास मिस कर दी, समझ लीजिए आपने 90% कंटेंट ही क्लास 12th का मिस कर दिया। तो इंडक्शन क्लास में दी गई सिरिंज, दी गई मसाला, दी गई पोटास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जो लोग क्लास में है वेरी गुड, जो नहीं भी है वीडियो लिंक उनको मिल जाएगा, वो ध्यान से देख लेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहीं पे प्रॉब्लम आती है कि अगर आपने जर्नल 11 में ठीक से नहीं पढ़ा तो आपको लेजर समझ में नहीं आएगा। अगर आपने थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ा तो आपको मार्केट इक्विलिब्रियम समझ में नहीं आएगा। अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में मनी ठीक से नहीं पढ़ा तो बैंकिंग आपको समझ में नहीं आएगा।
मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स नहीं पढ़े तो आपको आगे चल के मैनेजमेंट थ्योरी समझ में नहीं आएंगी। तो इट इज नॉट जस्ट लाइक दैट कि पिक एंड चूज, नो 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 नो। जब बीज सही बोएंगे तभी फसल काटने का मजा है। तो अगर आपने फंडामेंटल चैप्टर में नाटक किया, एडमिशन और रिटायरमेंट में कोई समस्या ही नहीं आएगी। टैंजेंट भी नहीं बनेगा, सिर के ऊपर से उड़ जाएगा, एकदम क्लाउड्स के ऊपर से प्लेन उड़ रहा है, सिर्फ आवाज आ रही है, समझ में कुछ नहीं आ रहा। ओके, अगर आपने एडमिशन चैप्टर नहीं पढ़ा तो रिटायरमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा। रिटायरमेंट ठीक से नहीं पढ़ा तो डेथ समझ में नहीं आएगा, और तब तक आप इतना डीमोटिवेट हो चुके होंगे, सिलेबस इतना तेजी से भाग रहा होगा कि आप बन जाएंगे टॉम और मैं बन जाऊंगा जेरी। चूहा भाग बिल्ली आई, ना बिल्ली कभी चूहे को पकड़ पाएगी और ना कभी चूहा बिल्ली की गिरफ्त में आएगा। तो पढ़ाई करनी है, टॉम एंड जेरी नहीं खेलना है। समझ में आ गई बात? तो अगर जर्नल आता होगा ठीक से तब लेजर समझ में आएगा। अगर कंज्यूमर के बारे में ठीक से जानते होंगे तब कंज्यूमर प्रोटेक्शन समझ पाएंगे। डिमांड और सप्लाई की थ्योरी पढ़ी होगी तब मार्केट इक्विलिब्रियम समझ में आएगा, वरना ठेंगा कुछ समझ में आएगा। बातें समझ में आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। देयर आफ्टर ये जो आपका कंटेंट है ये आईसी और सीबीएसई में लगभग 30 से 35 नंबर में सेक्शन ए या पार्ट ए में टेस्ट होता है। उसके बाद आती हैं अगली 3 यूनिट्स, कंपनी शेयर्स, कंपनी डिबेंचर, एंड डिबेंचर में 2 हैं, इशू एंड रिडेम्पशन। रिडेम्पशन चैप्टर सिर्फ आईएससी में पढ़ाया जाता है, सीबीएसई में 2023 से तलाक हो गया इसका, इसको भगा दिया गया है। बट मैं सबको पढ़ाऊंगा क्योंकि सीयूईटी में और सीए फाउंडेशन में, आईपीसीसी वगैरह में सब पूछा जाता है। तो 12वीं से जब पढ़ के जाएंगे तब आगे समझ में आएगा। अगेन ये कंटेंट भी पार्ट ए में पूछा जाता है अराउंड 25 मार्क्स का। तो ये मिला के बच्चों बनता है टोटल 60 मार्क्स का कॉम्पोजिशन। बातें समझ में आ रही होंगी लोगों को? उसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक नई तरीके की अकाउंटिंग होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फोकस होता है सिर्फ प्रॉफिट लॉस पता लगाना। अब इंटरप्रेट करिए उसे कि भाई पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल कितना कमाया, कितना गवाया, कितना बेटर परफॉर्म किया पिछले साल से, कितना हमने अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा किया है। ये सारी चीजें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिस्कस की जाती हैं। और ये जो पोर्शन बनता है ये सेक्शन बी या जिसे आप पार्ट बी बोलते हैं उसका बनता है, एंड दिस इज ऑफ 20 मार्क्स, जिसमें अगेन ये जो चैप्टर है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, ये सिर्फ आईसी के कोर्स में है, सीबीएसई के कोर्स में नहीं है। बड़ा ही आसान, एकदम आप समझ लीजिए मूंग दाल के हलवे के खाने की तरह है, एकदम आसान चैप्टर है, 2 क्लास में पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द ओनली अकाउंटिंग दैट एग्जिस्ट्स टुडे। जितना पार्ट ए में आप पढ़ेंगे इट इज ओनली फॉर 2 रीजंस। पहला रीजन क्योंकि पढ़ना है, दूसरा रीजन क्योंकि सिलेबस में इसलिए पढ़ना है। इसका रियल वर्ल्ड से कोई भी लेना देना नहीं है, ये सिर्फ कंटेंट को बढ़ाने के लिए है। जैसे छोले भटूरे में ग्रेवी ज्यादा डाल दो, पैसा नहीं लग रहा है, उसका काम करेगा। ना छोला ज्यादा डाला जा रहा है ना भटूरा ज्यादा दिया जा रहा है। तो बहुत फोकस करके पढ़ना है। और जब आप इन 3 चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7, 8, 9, तब जाके मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको समझ में आएगा, वरना आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो इट्स जस्ट लाइक अ चेन रिएक्शन बच्चों, आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते। आपने 11th क्लास में देखा होगा, अगर कैश बुक बच्चे को नहीं आती तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन समझ में नहीं आएगा। अगर जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक्स नहीं आता तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सिर के ऊपर से निकल जाएगा। ट्रायल बैलेंस ठीक से नहीं पढ़ा तो फाइनल अकाउंट समझ में नहीं आएगा। तो सारी चीजें इंटरवोवन थी। 1-2 चैप्टर मिस कर सकते हैं 11th में, उतना नुकसान नहीं होगा। बट 12th में अगर आपने फंडामेंटल मिस किया, गए आपके 35 नंबर। फंडामेंटल पढ़ लिया बट एडमिशन नहीं पढ़ा, गए आपके 15 नंबर। जहां पे आपने लापरवाही की, देयर आफ्टर पुल अपने आप टूट जाएगा। समझ में आ रही है इतनी बातें? सेम इज द केस विद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का सिलेबस थोड़ा सीबीएसई का डिफरेंट है इस साल। मैक्रो सेम है और माइक्रो डिफरेंट है, क्योंकि सीबीएसई के बच्चे माइक्रो पढ़ते हैं क्लास 11th में और आईसी वालों को माइक्रो पढ़ाई जाती है क्लास 12th में। तो ये जब हम इकोनॉमिक्स का सेटअप करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, बट मैं आपको मैक्रो में बता देता हूं क्या सिमिलैरिटी है। दिस होल सिलेबस इज कॉमन फॉर सीबीएसई एंड आईएससी। ये आपका सेकंड पार्ट है जिसे आप पार्ट बी या सेक्शन बी बोलते हैं। 40 मार्क्स की टेस्टिंग सीबीएसई में भी और 40 मार्क्स की टेस्टिंग आईएससी में भी है। अगेन यूनिट वाइज डिवाइडेड है बच्चों। ये है आपका पहला यूनिट, दैट इज नेशनल इनकम। ये एक चैप्टर ऐसा है जो अकाउंटेंसी के बच्चों के लिए थोड़ा सा आसान होता है।
इकोनॉमिक्स के बच्चों के लिए मैं आसान बना दूंगा। देयर आफ्टर दूसरी यूनिट है मनी एंड बैंकिंग, बड़ा मजेदार चैप्टर है। दो बातें आपको समझ में आएंगी कि भाई जितना चाहे उतना पैसा क्यों नहीं हम छाप लेते, या मनी की इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद जो मैक्रो का सबसे टेढ़ा यूनिट है, जिसमें भयंकर न्यूमेरिकल बढ़े हुए हैं, भयंकर। आईएससी में लगभग 6 नंबर की टेस्टिंग है न्यूमेरिकल की दोनों जगह से, सीबीएसई में भी 10 नंबर की टेस्टिंग दोनों जगह से होती है। नेशनल इनकम में भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। थ्योरी ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई में भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। बड़ा धमाकेदार न्यूमेरिकल होता है। फुल एक्सीलेटर में साइलेंसर से उतना धुआं नहीं निकलता जितना सवाल देख के बच्चों धुआं निकल जाता है। बड़ा भयंकर न्यूमेरिकल होता है। तो 11th क्लास के कंपैरिजन में 12th की इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा टेढ़ी है, बहुत ज्यादा। आपको अकाउंटेंसी में उतना बर्डन फील नहीं होगा जितना इकोनॉमिक्स में या कॉमर्स या बिजनेस स्टडीज में होगा। जो आज मैंने ग्रुप में शेयर किया था आपके साथ एक स्टूडेंट का राइटअप, वो बिजनेस स्टडीज के पेपर के ऊपर ही था। किताब के कंटेंट से पढ़ेंगे 75% पेपर कर पाएंगे, बस मेरी बातों पे ध्यान देंगे, एनालाइज करेंगे, फोकस रहेंगे, तब जाके पूरा 80 में से 80 नंबर का पेपर होगा। एंड देन वी हैव यूनिट 4 दैट इज गवर्नमेंट बजट, एंड यूनिट 5 इज इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में चिल्ड्रन बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर से भी आपको 2 से 4 नंबर का न्यूमेरिकल मिलेगा। तो यू कैन रफली से लगभग 15-16 नंबर के न्यूमेरिकल इकोनॉमिक्स में भी आपको पूछे जाते हैं। गया वो जमाना कि जब प्योर थ्योरी था इकोनॉमिक्स, अब थ्योरी नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल का फोकस एम्फेसिस इतना ज्यादा है, इसलिए 12th क्लास में बच्चा सोचता है कि भाई 11th की इकोनॉमिक्स आसान थी। पहले माइक्रो मैक्रो सीबीएसई में दोनों 12th में पढ़ाया जाता था, उसमें भी न्यूमेरिकल होता था, कॉस्ट वाले चैप्टर में, रेवेन्यू वाले चैप्टर में। इसीलिए माइक्रो 11th में खिसका दिया गया और मैक्रो 12th में। तो आईएससी स्टूडेंट्स के लिए इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी मिला के बर्डन 2 गुना है। सीबीएसई वालों के लिए इकोनॉमिक्स 1.5, सॉरी अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स मिला के 1.5 गुना बर्डन है। तो 12th में मेहनत थोड़ी सी क्लास 11 से ज्यादा करनी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। थोड़ा बर्थडे पार्टी वार्टी को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो डेथ सेरेमनी तैयार रहेगी मार्च में। ओके, तो थोड़ा सा सैक्रिफाइस कर लीजिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 8 महीने की बात है बस, उसके बाद कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और नहीं करेंगे सैक्रिफाइस तो भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, लोग समझ गए होंगे, रीड बिटवीन द लाइंस, क्योंकि फिर कुछ समझी में नहीं आएगा। ओके, तो ये है अपना सिलेबस आईसी वाले बच्चों का, जहां पे बच्चे पढ़ेंगे सो कॉल्ड टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो 40 मार्क्स का टेस्ट होगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज मैक्रो। तो मैक्रो की क्लासेस हमारी कंबाइंड होंगी आईएससी और सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए, बट माइक्रो की क्लासेस आईएससी बच्चों की अलग चलेगी, सीबीएसई में माइक्रो 12th में होता नहीं है। तो यहाँ पे आईएससी स्टूडेंट्स को एक एडेड एडवांटेज मिलेगा कि उनका माइक्रो और मैक्रो का सिलेबस एट मैक्स लगभग 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। सो देयर आफ्टर ये कुछ इंस्पिरेशनल कोट्स हैं। मैंने आपको बोला ऑलरेडी कि मैं पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड करके आप आराम से नॉवल की तरह इसको पढ़िएगा और सोचिएगा कि हमारी फोटोग्राफ यहाँ पे कब आएगी। ओके, तो यू कैन हैव अ डीप रीडिंग टू दिस। ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ा करिए, बच्चों का इंस्पिरेशन है, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब वो लिखते हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि कमेंट में कुछ अच्छा अच्छा लिख दिया करिए, बुरा बुरा भी लिखेंगे तो भी मेरे लिए अच्छा ही होगा कम से कम, बिकॉज इट विल गिव मी अ ग्राउंड फॉर इम्प्रूवमेंट ओनली। तो अच्छा बुरा जो आपका मन आए लिख सकते हैं, बहुत बुरा लिखेंगे तो यूट्यूब वाले ही आपकी मेंबरशिप कैंसिल कर देंगे, आप समझ गए होंगे। देयर आफ्टर जैसे लास्ट ईयर था, क्लास का वीडियो डेली इवनिंग आवर्स में अपलोड हो जाएगा। आपका कुछ मिस हो गया है, आपको कुछ रिवाइज करना है, तो आप वहां से कवर अप कर सकते हैं। इस सेशन आपको एडेड एडवांटेज ये मिलेगा, लास्ट सेशन तक तो ओनली आई यूज्ड टू अपलोड अकाउंटेंसी वीडियोस, बट इस सेशन से आपको बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के भी वीडियोस मिलेंगे यूट्यूब पे। बट इस सेशन से वीडियोस वुड बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली एंड ओनली फॉर द एनरोल्ड वंस। समझ आया, फ्री की सेवाएं बंद है इस साल से। सो thereafter these are the results of previous year, you can have a thorough reading to this. So आगे चलते हैं अपनी अगली part of the story पे। So people can write down कि हम syllabus तो discuss कर चुके हैं। Please write what are the assets required, जायदाद क्या चाहिए आपको पढ़ाई करने के लिए 12वीं में। तो assets required अपनी कॉपी में लिखेंगे। ब्लू पेन चाहिए, रेड पेन चाहिए। सर रेड पेन क्या करेंगे, क्या अपनी कॉपी खुद ही चेक करेंगे? नहीं नहीं नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आप भूल जाते हैं, जहां पे आप गलती करते हैं, जहां पे आपके नंबर कटेंगे, बेलन का इस्तेमाल घर में मम्मी कर सकती हैं, उन चीजों के लिए रेड पेन का जिक्र किया जा रहा है।
एक क्लास वर्क कॉपी चाहिए हर सब्जेक्ट की, एक होमवर्क कॉपी चाहिए, ये सिर्फ अकाउंटेंसी के लिए चाहिए आपको, क्योंकि बाकी नोट्स मैं आपको जेरोक्स दूंगा। गॉट इट क्लियर? तो इसलिए आपको और होमवर्क कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है, ओनली फ्रॉम अकाउंट फॉर अकाउंटेंसी इट इज नीडेड। और एक आपको चाहिए टेस्ट कॉपी। ओके, इतनी बातें सबको समझ में आ गई? देन बहुत बढ़िया चीज लिखी है मैंने आपके लिए, हाउ नॉट टू गेट पुअर मार्क्स। पुअर मार्क्स लाना तो बहुत आसान है, कोई भी ला सकता है, कोई भी ला सकता है, इसके लिए कोई एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, अपने आप पुअर मार्क्स आएंगे। कैसे पुअर मार्क्स ना आए? द फर्स्ट इज रेगुलरिटी इन द क्लास। मेरे से पेरेंट्स पूछते हैं सर बच्चे को इंटेलिजेंट कैसे बनाया जाए, मैंने कहा रेगुलरिटी बनवा दीजिए, अपने आप इंटेलिजेंट हो जाएगा। सो फर्स्ट थिंग इज रेगुलरिटी टुवर्ड्स द क्लास। और ये कैसे आएगी? इफ आई एम अलाइव आई हैव टू गो फॉर द क्लास। देखिए बर्थडे हर दिन चलेगा किसी ना किसी का, ठीक है, पड़ोस में बच्चा पैदा होगा ही होगा, ठीक है, किसी के यहाँ शादी होगी ही होगी, किसी की डाइवोर्स पार्टी होगी ही होगी, ब्रेकअप पार्टी होगी ही होगी, आपके घर में 5 लोग का बर्थडे हर हफ्ते आएगा। आपको एक शब्द सीखना है, उन्हें बोलना। क्या शब्द सीखना है? बस काम खत्म। ये शब्द जिसने सीख लिया, समझ लीजिए सत्य का ज्ञान मिल गया, स्प्राइट पीने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सो इफ आई एम अलाइव आई हैव टू गो फॉर द क्लास irrespective n number of invitations are pending at my place। n number of invitations। सर बहुत जरूरी था, स्टूडेंट के लिए और टीचर के लिए बस 2 ही चीज जरूरी होती है, और वो कौन सी चीज होती है? क्लास। तभी आपका लाइफ में, जीवन में क्लास बनेगा, नहीं तो कोई क्लास नहीं बनेगा। 101% होमवर्क कंप्लीशन बिफोर इट्स ड्यू डेट। होमवर्क तो कंप्लीट होना ही होना है, गलत करिए सही करिए, अटेम्प्ट जरूर करिए। एंड नोटिंग डाउन द मिस्टेक्स, मैं गलती कहां कर रहा हूं, गलती सुधार लीजिए, सही सही ही आ जाएगा अपने आप फिल्टर होके। तो ये बातें लोगों को समझ में आ गई? तो ये चीजें प्लीज नोट कर लीजिए। इफ आई एम अलाइव आई हैव टू गो फॉर द क्लास। नहीं कर पाए किसी दिन ऑफलाइन क्लास, स्पेशल परमिशन फ्रॉम द पेरेंट्स, अटेंड ऑनलाइन क्लास, नो प्रॉब्लम। ओके, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत धमाकेदार चीज बताइए। सो सबको समझ में आ गया हाउ नॉट टू गेट पुअर मार्क्स? कैसे आएंगे तो सबको पता है, कैसे ना आए ये बता दिया मैंने। सो नेक्स्ट इज चिल्ड्रन कि अगले 1 हफ्ते 8 दिन हम करने क्या वाले हैं, आपको अपनी कॉपी में इसे नोट डाउन करना है। अगले 8 दिन कंटेंट चलेगा ब्रिज द गैप, वाइड कवरेज ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लास 11 इंपॉर्टेंट इन क्लास 12। हर जगह कॉन्सेप्ट काम आते हैं, हर जगह। आप क्लास 11 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक, सीए फाइनल तक, जहां तक भी अकाउंटेंसी आप पढ़ेंगे बच्चों, कॉन्सेप्ट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ईदर इन अकाउंटेंसी और इन इकोनॉमिक्स। अगर वेल्थ का मतलब आपने सही नहीं समझा तो आपको कभी भी इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आएगी। आपने डिमांड और एग्रीगेट डिमांड में अगर फर्क नहीं पहचाना तो जिंदगी में इकोनॉमिक्स कभी नहीं समझ पाएंगे। कंज्यूमर और बायर में अगर फर्क नहीं पहचाना, कॉमर्स और बिजनेस स्टडीज कभी समझ में आएगा ही नहीं। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि पौधे की जड़ अगर मजबूत है तो जब वो बड़ा होकर पेड़ बनेगा तो कभी आंधी में गिरेगा नहीं। सो प्लीज बी क्विक टू दिस। तो ये एक इंस्पिरेशनल वीडियो है, मेरे को काफी उम्मीद है हो सकता है यूट्यूब इसके कॉपीराइट से मेरा वीडियो ब्लॉक कर दे, ऐसा हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको कट कर करके आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो सिंपली सेज कि 211 डिग्री तक जो पानी होता है वो पानी होता है, और उसके बाद जब ये 212 डिग्री हो जाता है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम, एंड स्टीम इज द सोर्स विच इज यूज्ड टू गिव पावर टू द रनिंग ट्रेन इंजन्स। तो जो एक एक्स्ट्रा डिग्री होती है, दिस मेक्स ऑल डिफरेंस। तो वही एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ वर्क आपको अपने अंदर लाना है। ओके, तो अगर इस वीडियो को ब्लॉक कर दिया जाता है तो आप इसको यूट्यूब से देख जरूर लीजिएगा। सो ये एक्स्ट्रा डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अगर कभी ओलंपिक्स के रनर्स या विनर्स को देखा हो, उनमें डिफरेंस कितना होता है, या जो स्विमर्स होते हैं उनमें विक्ट्री का डिफरेंस कितना होता है, आधा 1-1.5 सेकेंड। और प्राइज मनी में कितना डिफरेंस आता है, इट इज हाफ जस्ट। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपने 2 घंटा बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली, अगला 15 मिनट और एफर्ट देते तो कुछ और बेनिफिट हो सकता था। सो दिस वीडियो टॉक्स अबाउट दैट। सो ये 2004 का और ये इंडी 500 का एवरेज मार्जिन फॉर विक्ट्री 10 साल से 1.5 सेकंड से कम का था। फर्स्ट जो विनर था और जो रनर था 1.5 सेकंड का गैप था। प्राइज मनी $1,27,000 और $62,000। जस्ट सी द डिफरेंस, इट इज जस्ट हाफ।
सो मेहनत करनी नहीं छोड़नी है। तो 99 इज 211 डिग्री एंड 100 इज 212 डिग्री। सर बस आज चले जाते हैं बर्थडे पार्टी में, कल से नहीं जाएंगे। वो आज ही तो था जिसने आपका कल बर्बाद कर देना है, तो अब वो आज भी नहीं जाना है। तो जब कुछ सैक्रिफाइस करेंगे, कुछ त्याग करेंगे, तब जाके आपको कुछ अचीव। आई होप सो माय वर्ड्स वेंट वेल। मेरी बातें लोगों को समझ में आ रही होंगी। सो अंडरस्टूड एवरीबडी? अंडरस्टूड एवरीबडी? चलिए, सो लोगों को समझ में आ गया 212 डिग्री का मतलब क्या होता है। चलिए, तो खैर इस पे ज्यादा फोकस ना देते हुए चलते हैं। व्हाट इज कॉल्ड एज, एक छोटा सा होमवर्क मैं बच्चों को दे रहा हूं, और होमवर्क ये है कि आपको लिखनी है अकाउंटेंसी की डेफिनेशन अपनी कॉपी में। ये सिर्फ कॉमर्स के अकाउंटेंसी वाले बच्चे काम करेंगे, जो इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो कुछ नहीं करेंगे अभी। ओके, तो अकाउंटेंसी की डेफिनेशन आप लिखिए। इसके लिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फिर मैं चेक करूंगा कि कितना क्लास 11th का आप कैरी फॉरवर्ड करके लाए हैं अभी तक, कि आपका पिछला क्लोजिंग बैलेंस सही ओपनिंग बैलेंस दे रहा है कि नहीं। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। 2 मिनट के अंदर यू आर सपोज टू राइट द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी, वेरी क्विक। चलिए, सो डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी, आई होप सो जिनको बोली गई थी लिख ली होगी। अब आप चेक करिए अपनी डेफिनेशन को सही डेफिनेशन के साथ। द करेक्ट डेफिनेशन इज ऑन द स्क्रीन, सबको नजर आ रही होगी। इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। जहां पे रिकॉर्डिंग शब्द का मतलब होता है जर्नल या सब्सिडरी बुक बनाना, क्लासिफाइंग का मतलब होता है लेजर, और समराइजिंग का मतलब होता है ट्रायल बैलेंस। सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब जो फॉर्मेटिंग हम करते हैं। इन टर्म्स ऑफ मनी, ऑल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ट्रांजैक्शन का मतलब जो हरकतें, जो एक्टिविटीज बिजनेसमैन कर रहा है वो रिकॉर्ड होंगी, और इवेंट्स का मतलब जो हमने एंड रिजल्ट उसका दिया। सामान खरीदा, इट्स अ परचेज, बेचा, इट्स सेल, परचेज सेल को लिखेंगे तो ट्रांजैक्शन। इसका जो आउटकम होगा, जो गुड्स खरीदे और बेच दिए, प्रॉफिट, दैट इज नोन एज इवेंट। जो नहीं बिक पाया, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन इवेंट। विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। चाहे 2 पैसे का ट्रांजैक्शन हो या 2000 करोड़ का हो, दोनों की इंपॉर्टेंस चिल्ड्रन बराबर है। इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ का मतलब ही है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। प्रॉफिट आया, कितना आया, पिछले साल से ज्यादा आया कि पुअर आया, कॉम्पिटिटर से बेटर है कि पुअर है, उस अकाउंटिंग को हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एंड दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। तो जैसे हमारे देश में चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है इंडिया में, वैसे ही अमेरिका में सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स होते हैं। व्हाट क्लियर? ये मत बोलिएगा सर बड़ा पिछड़ा देश है, वहां यही नहीं होता, होता है, सिर्फ उसका नाम फर्क होता है। तो जैसे इंडिया में एडवोकेट्स और लॉयर्स होते हैं, लंदन में, इंग्लैंड में आप इन्हें बैरिस्टर्स बोलते हैं, सॉलिसिटर के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे यहाँ जो डॉक्टर अंकल दवाई देते हैं, हम उन्हें डॉक्टर बोलते हैं, विदेश में इन्हें मेडिकल प्रैक्टिशनर बोला जाता है। वजह क्या है? पीएचडी किया हुआ स्टूडेंट भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखता है, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कौन दवाई वाला डॉक्टर है, इलाज करने वाला, और कौन पीएचडी वाला है? तो वहां पे उन्हें मेडिकल प्रैक्टिशनर बोला जाता है। खैर, ये सब बातें तो बात की हैं। तो सबको डेफिनेशन समझ में आ गई बढ़िया से? तो जिन लोगों ने डेफिनेशन गलत लिख दी होगी वो ठीक कर लेंगे वीडियो देख के। व्हाट इट क्लियर? अच्छी लगी होगी तो एक ठेंगा दिखा दीजिएगा, मतलब कमेंट में लाइक कर दीजिएगा, और उसके बाद सो कॉल्ड कुछ लिख भी दीजिएगा बढ़िया। सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही कि भाई अगले 1 हफ्ते तो हमको ये समझना है कि 11th क्लास में क्या क्या हमने बेवकूफियां की हैं, क्या हमने कम पढ़ाई की है, ताकि हमारा 12th अच्छा हो जाए। तो अगली हेडिंग अपनी कॉपी में सब बच्चे लिख सकते हैं, सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ये चीजें 11th में बताई गई थी, बट काम 12th में ज्यादा आती है, तो इसलिए फोकस कर रहा हूं, सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटेंसी। और प्लीज ये मत सोचिएगा कि हम पूरी 11th क्लास की अकाउंटिंग 1 हफ्ते में पढ़ लेंगे। सिर्फ वो कॉन्सेप्ट्स जो 12th में बहुत काम आने हैं। इट जस्ट लाइक सो के उठे हैं शाम को, थोड़ा मुंह में छिट्टा डालना है ताकि आंख ठीक से खुल जाए, नहाना नहीं है फिर से। द फर्स्ट सब फील्ड इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दैट अकाउंटिंग विच फोकसेस ऑन द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, जिससे हमारा डिटर्मिनेशन होगा प्रॉफिट एंड लॉस का, और हमें पता लगेगी फाइनेंशियल पोजीशन। ये 2 बातों का जिक्र जो अकाउंटिंग करती है, हम उसे बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सिर्फ हेडिंग लिखिए, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फैक्ट्री में प्रोडक्ट बन रहा है, बिकेगा कितनी प्राइस पे,
उसकी कॉस्ट कैसे डिटरमिन की जाएगी? भाई रतन टाटा जी का नाम सब जानते हैं, बड़े ग्रेट आदमी हैं, मेरे हिसाब से तो उनको भी प्रेसिडेंट बनना चाहिए, हो सकता है अगले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वही हो। उन्होंने टाटा नैनो गाड़ी बेचने का जब 1 लाख रुपए में कमिटमेंट किया बच्चों, तो वो 1 लाख रुपए का एफर्ट किसने लगाया होगा? उनके कॉस्ट अकाउंटेंट्स ने बताया कैसे 1 लाख रुपए में गाड़ी बन सकती है। गाड़ी कैसे अच्छी एयर कंडीशनिंग और माइलेज प्रोवाइड करेगी, ये तो एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर का काम है। बट उसकी प्राइस 1 लाख रुपए कैसे डिसाइड की जाए कि वो कंपनी को ज्यादा लॉस ना देके जाए, थोड़ा सा प्रॉफिट भी दे जाए, ये क्रेडिट कॉस्ट अकाउंटेंट को जाता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट पता लगाएं, सही एनालिसिस हो पाए और अपने बिजनेस में हम कॉस्ट के हिसाब से सही प्रॉफिट फिक्स कर पाए, ताकि बिजनेस को शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में ज्यादा नुकसान या बिल्कुल भी नुकसान ना हो। द थर्ड पार्ट, एज आई सेड, जो मोस्ट हैपनिंग पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी इन 21st सेंचुरी है, इट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो हमारे बिजनेस को प्लान, कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। अगर हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है तो हम उसे कहीं री इन्वेस्ट करेंगे, या अगर हमें लग रहा है कि भाई हमारे कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में हमारा प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया है, तो क्या कॉज था उस कमी का, लेट्स आइडेंटिफाई एंड अकॉर्डिंगली अपने प्रॉफिट को वापस सस्टेन कर पाए उस लेवल पे। तो ऑल दीज थिंग्स आर जज्ड बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, पूरा स्टॉक मार्केट का एनालिसिस वगैरह बच्चों मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे ही चलता है। द फोर्थ इज सोशल अकाउंटिंग। आपने एक बहुत उभरता हुआ शब्द सुना होगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम कभी कभी इस वर्ड को सो कॉल्ड ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के साथ भी जोड़ देते हैं, बट वो गलत है। तो इट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। जैसे आपका स्कूल कुछ गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ा रहा है, या आपके स्कूल ने कोई लेटेस्ट से एक एजुकेशनल कैंपेन रखा टुवर्ड्स फाइनेंशियल लिटरेसी इन योर कॉलोनी, तो लोगों को फाइनेंस के बारे में कुछ ज्ञान दिया गया। या मान लीजिए हर संडे संडे आपके स्कूल में भंडारा कराया जाता है गरीब बच्चों का, सो कॉल्ड पालन पोषण ठीक से हो पाए, या किसी अनाथालय को अडॉप्ट कर लिया गया है और वहां पे फीस में से कुछ पोर्शन हर महीने 1 लाख 2 लाख दे दिया जाता है, ताकि वहां पे जो ऑर्फन्स रहते हैं उनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर दी जाए। या आपके स्कूल के कुछ टीचर्स या आप खुद या मैं किसी ऑर्फनेज में जाके गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज CSR, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इट क्लियर, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड इसलिए है क्योंकि ज्यादातर ये काम कंपनीज करती है। ओके, तो अल्टीमेटली इस पे भी पैसा लगता है, तो कितना इनपुट हुआ उससे सोसाइटी का एडवांटेज कितना हुआ, इस तरह की अकाउंटिंग को जब हम करते हैं कि भाई बेनिफिट कितना है और लागत कितनी आई है, अकाउंटिंग इज नोन एज सोशल अकाउंटिंग। कंपनीज लोगों को हायर करती हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देती हैं, इंटरव्यू कंडक्ट कराती हैं, ट्रेनिंग वगैरह होती है, फिर प्लेसमेंट होता है एंड ऑल दैट, उस पे भी पैसे खर्च होते हैं और एम्प्लॉय से कुछ बेनिफिट मिलता है। इसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। और यहां पे अकाउंटेंसी मर्ज हो जाती है विद द अदर सब्जेक्ट्स इवन। तो चिल्ड्रन, अकाउंटिंग सिर्फ अकाउंटिंग तभी तक रहती है जब वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। जब वो कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ मर्ज हो गई, इट हैज क्लोज कनेक्शन विद इंजीनियरिंग एज वेल। जब वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बन गया, इट हैज क्लोज कनेक्शन विद द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट, MBA प्रोग्राम से काफी अटैच्ड है। जब सोशल या ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की बात करते हैं तो सब्जेक्ट्स लाइक साइकोलॉजी एंड ऑल इसके साथ जुड़ जाता है। तो अकाउंटिंग प्योर अकाउंटिंग तभी तक है जब वो मैनेजमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, उसके बाद वो प्योर अकाउंटिंग नहीं रह जाती, दूसरे सब्जेक्ट्स चले आते हैं। इवन जब आप ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सर अकाउंटिंग तो कहीं है ही नहीं, ये तो प्योर इकोनॉमिक्स और मैथ्स का कॉम्बिनेशन है। तो मैं आपको आज ये बात बता रहा हूं, 2 साल बाद फिर आपको सुनने का मौका मिलेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग इज नॉट अकाउंटिंग, इट इज मैथ्स प्लस इकोनॉमिक्स। तो अगर मैथ्स और इकोनॉमिक्स आपकी अच्छी है तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ सकते हो। देन चिल्ड्रन वी हैव नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जिसको नेशनल अकाउंटिंग लिखा गया है, प्योरली अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। प्योरली चिल्ड्रन, प्योरली। तो जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, जब मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम वाली यूनिट पढ़ेंगे एज आई डिस्कस, तो देयर यू विल स्टडी व्हाट इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो ये सब फील्ड्स होती हैं अकाउंटेंसी की। आई होप सो थिंग्स वेंट वेल, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब चीजें तो टाइम पास हमने पढ़ी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कमिंग अप नेक्स्ट चिल्ड्रन इज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
अब आप बोलेंगे सर ये तो 11th का, आप 11th आप बता चुके हैं, क्यों 12th में बता रहे हैं? 11th में ये पौधा लगाया गया था, बट इसके फल कभी खाने का मौका मिला ही नहीं, क्योंकि फल 12वीं में खाए जाते हैं। कोई भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट बच्चों जब हम बनाते हैं, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर होनी चाहिए कि वो समझ में आए। अगर वो समझ में नहीं आ रही सोसाइटी को, तो वो अकाउंटिंग स्टेटमेंट किसी काम की नहीं है। और उसका हमारे बिजनेस से, सोसाइटी एट लार्ज से काफी रेलेवेंस होना चाहिए। अगर वो रेलेवेंट नहीं है, इट्स जस्ट लाइक दैट कि जो मार्केट में चल रहा है वो हमारी स्टेटमेंट में नजर नहीं आ रहा। जो स्टेटमेंट में नजर आ रहा है, पब्लिक उससे कुछ इंटरफेरेंस ड्रॉ नहीं कर पा रही है, तो ये स्टेटमेंट किसी काम की नहीं है। तो बैलेंस शीट में अगर असेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी लिखा है, लाइबिलिटी साइड में अगर क्रेडिटर्स लिखे हैं, तो भाई चीजें समझ में आ रही है। तो ऐसा नाम ना लिख दिया जाए कि लोगों को वो समझ में ना आए। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। रिलायबिलिटी, बेस्ट बैंकिंग का अवार्ड तो मिला था पंजाब नेशनल बैंक को कुछ साल पहले, और सबसे बड़ा फ्रॉड भी नीरव मोदी ने वहीं पे किया। क्या हम बोल सकते हैं कि हमारा अकाउंटिंग स्टेटमेंट रिलायबल है? ये रिलायबल तब बनेगा जब हम कराएंगे इसका प्रॉपर ऑडिट। अगर ऑडिट ठीक नहीं हुआ है तो स्टेटमेंट रिलायबल नहीं है। एंड देयर आफ्टर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी आपके साथ, जब हम सिलेबस डिस्कस कर रहे थे, कि हम एक चैप्टर पढ़ेंगे कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको सिलेबस का ब्रेकअप नजर आ रहा होगा। दिस वन चिल्ड्रन, चैप्टर नंबर 12, comparative and common size statements. Visibility must be okay to all. This is the chapter, children, which talks about comparability. We compare our organization's previous year data with current year data. इसको बोलते हैं अपना कंपैरिजन, इंट्रा फर्म कंपैरिजन। और जब हम अपने आप को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करते हैं तो हम उसे बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो जब आप वो चैप्टर पढ़ेंगे समवेयर एट द एंड ऑफ द सिलेबस, तो वहां पे मैं ये बात फिर से करूंगा, ये कंपेरेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक है जो इस स्टेटमेंट को बनाने के लिए जरूरी है, जो इस स्टेटमेंट को बनाने के लिए मजबूर करता है। ये बातें आई होप सो सबको समझ में आ गई होंगी। तो ये चारों पॉइंट्स लोग बहुत ही प्रॉपरली अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। चलिए, सो हमारे आज के इंडक्शन सेशन में तो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बतानी थी, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। अब इंपॉर्टेंट बातें लोगों को ये याद रखनी है कि भाई नंबर ज्यादा आए, आप अच्छे से पढ़ें, वो तभी पॉसिबल होगा जब रेगुलरिटी रहेगी। इफ देयर इज नो रेगुलरिटी, आज का मिस करेंगे वो कल पाइलअप होगा, कल को ऑटोमेटिकली समझ में नहीं आएगा वो परसों पाइलअप होगा, और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपको लगेगा कि भाई अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। तो क्या करना चाहिए हमें? एग्जिट ऑप्शन करना चाहिए। तो एग्जिट ऑप्शन कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। डे 1 से स्टडीज जब सिंक्रोनाइज्ड होंगी, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो प्रॉब्लम तभी आती है व्हेन डे 1 थिंग्स आर लेफ्ट आउट, डे 2 वो बर्डन बढ़ता है, डे 3 उसके बाद बर्डन बढ़ता है, एंड एंड ऑफ द डे आप उसको छोड़ देते हैं। एंड देयर आफ्टर जब आप अगले साल ग्रेजुएशन के लिए सोचेंगे बीकॉम कर लें, वही प्रॉब्लम वहां से फिर से चली आती है, क्योंकि वहां पे भी आपको कैरी फॉरवर्ड इन्हीं सब्जेक्ट्स को करना पड़ता है। तो ये बातें सबको समझ में आ गई? अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग अपना रेगुलर लेक्चर का टाइम मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा कितने बजे से चलेगा, अकॉर्डिंगली पीपल कैन ज्वाइन। और ये जो मस्ट सी वाला ब्रोशर है, इसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके आप इजिली पढ़ सकते हैं। बातें समझ में आ गई? चलिए, तो अब मुलाकात अगले क्लास में होगी, प्रोबेबली डे आफ्टर टुमारो।